एक ऐसा एलिमेंट जिसको लेकर के चाइना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है एंड यूएसए को टक्कर दे रहा है एंड उसके एक्सपोर्ट पर लिमिट लगा दी गई है कि भाई ये वाला एलिमेंट हम यूएसए को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड इंडिया को भी शरेआम वो डरा रहा है, धमका रहा है कि आप हमें रिटर्न में लिखकर गारंटी दीजिए कि जो ये वाला एलिमेंट है उसको आप कहाँ पर एंड यूज़ करेंगे एंड नेक्स्ट किस कंट्री को बेचेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, जिस पर आज 95% जो कब्जा है वो चाइना का है, प्रोसेसिंग या फिर हम सप्लाई चेन की बात करें, एंड 36 जो परसेंट हैं वो रिजर्व वो चाइना में हैं। सो चाइना इसको एज अ वेपन की तरह यूज़ कर रहा है विदाउट यूजिंग एनी एटम बॉम्ब। सोचो अगर एक ऐसा देश जो आज पूरी दुनिया को धमका रहा है, डरा रहा है कि भाई हम एक्सपोर्ट को बंद कर देंगे, अगर कल को वो सच में बंद कर दे तो यूएसए के फाइटर जेट से लेकर के जापान की जो ईवी इंडस्ट्री है एंड भारत की जो मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। क्योंकि भाई जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजी हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सैटेलाइट, वेपन का जो गाइडेड सिस्टम है से लेकर के जो फाइटर जेट हैं उसके जो क्रिटिकल जो कंपोनेंट्स हैं वो इन रेयर अर्थ मेटल से बनते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि भाई ये रेयर अर्थ मेटल होते क्या हैं। वैसे तो ये अमंडस में मिलते हैं हमारी अर्थ की क्रस्ट में, बट इनको निकाल पाना एंड एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एंड कम्बरसम प्रोसेस है, इसीलिए इनका नाम दिया गया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इनके बिना जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं अधूरा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि न्यू डायमियम से बनता है भाई मैग्नेट, जो कि वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज का एक की कंपोनेंट है। लेंथेनियम से बनता है कैमरास के लेंसेज, जो बड़े बड़े हम लेंसेज यूज़ करते हैं। ये जस्ट आपके फ़ोन वाले या डीएसएलआर कैमरे की बात नहीं कर रहे भाई, वो सारे कैमरे जो मतलब हमारे जो अंतरिक्ष है उसको भी ऑब्जर्व करने के लिए, सेलेस्ट्रियल बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए भी यूज़ होते हैं, उनमें भी ये एक की कंपोनेंट है। एंड डाइस्प्रोजियम एक ऐसा कंपोनेंट है जो गाइडेड मिसाइल के सिस्टम में यूज़ होता है, उनको गाइड करने के लिए भाई कहाँ पर जाना है, किस पर अटैक करना है। कुल मिलाकर यानी कि वो जो देश जो कंट्रोल करेगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स को, वो कंट्रोल करेगा फ्यूचर को। सो आगे जो बड़ा सवाल निकल कर आता है भाई चाइना इस रेस में कैसे सबसे आगे निकल गया। सो कहानी शुरू होती है 1980 से, जब यूएसए एंड जो जापान था वो अपने माइक्रोचिप पर फोकस कर रहा था। तभी चुपके से चाइना ने फोकस किया भाई जो रेयर अर्थ एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना, फिल्टर करना एंड प्रोसेस करना, एक पूरी सप्लाई चेन बनाई। एंड आज मतलब 40 साल के बाद वो इस पूरी चेन पर मतलब पूरा कंट्रोल कर चुका है। हमने पहले देखा कि भाई कैसे मतलब कोविड में एंड उसके बाद सप्लाई चेन का जो किंग है वो चाइना उभर कर आया। सभी दुनिया के देश क्योंकि एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी बनाए हुए हैं, इसीलिए सप्लाई चेन कैसे डिसरप्ट हुई कोविड के कारण पूरे देश में, इसका इकोनॉमी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। एंड क्योंकि भाई चाइना में एक कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, यानी कि वन पार्टी का सिस्टम चलता आ रहा है, ऊपर से वहाँ पर लेबर सस्ती थी 1980 के दशक में, एंड जो इन्वायरमेंटल जो रेगुलेशन है वो भी इतने टाइट नहीं है क्योंकि भाई एक डेवलपिंग या उभरता हुआ वो देश था। तो ये सब कारणों के मिल करके वो इतनी ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट या रिसर्च कर पाया एंड आज वो किंग बन चुका है रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई चेन का। 95% जो उनकी सप्लाई चेन है उनके कब्जे में है, उनके कंट्रोल में है। ये होती है ट्रू इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमी को एज अ वेपन की तरह यूज़ करना, कोई भी भाई बॉम्ब रियल में ना यूज़ करके मतलब देश को या दुनिया को धमकाना कि भाई अगर आपने कुछ भी गलत किया हमारे साथ तो हम ये सप्लाई चेन रोक देंगे, हम आपके साथ डील नहीं करेंगे, हम आपको रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं देंगे जो कि क्रिटिकल है आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। सो अब हम बात करते हैं इस जो रेस है, टेक्नोलॉजिकल रेस या रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो रेस है, उसमें इंडिया का स्टैंड क्या है, कहाँ पर खड़ा हुआ है इस रेस में इंडिया वर्ल्ड के स्टेज पर। जो 5th लार्जेस्ट जो रिजर्व है रेयर अर्थ एलिमेंट के वो इंडिया में पाए गए हैं, यूएसए से भी ज़्यादा। बट हमारे पास क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज नहीं है, हमारे पास वो क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए विदाउट एक्टिवली इम्पैक्टिंग एनवायरनमेंट, वो हमारे पास आज भी मौजूद नहीं है, जिसके कारण हम इस जो दौड़ है, जो इस लड़ाई में पीछे रह गए हैं चाइना से काफ़ी ज़्यादा।
भारत के पास रिजर्व तो हैं, बट जो रिफाइनिंग एंड मैग्नेट मेकिंग की जो चेन है वो कहीं ना कहीं नॉन एग्जिस्ट करती है इंडिया में। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या ईवी की मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपोर्ट पे तो आगे बढ़ रहा है, पर जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो कि मतलब इस इंडस्ट्री के लिए क्रिटिकल हैं, उसमें उसकी दौड़ में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गया है। या मैं बोलूँ कि जो इंपोर्ट पर डिपेंड करता है 99% वो भी चाइना से आता है। अगर कल को चाइना हमें धमकाता है या बंद कर देता है भाई इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, तो जो हमारी डिफेंस जो मॉडर्नाइजेशन की इंडस्ट्री है, जो ईवी सेक्टर है हमारा, वो पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। बट जो ये पूरी सिचुएशन हमारे सामने आज खड़ी हो गई है, इसको जस्ट एक नेगेटिव सेंस में ना देखा जाए, एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। इसी स्थान पर खड़ा हुआ था 40 साल पहले चाइना। हमारे पास तो रिजर्व भी हैं भाई, अब जरूरत है हमें एक पॉलिसी मेकिंग की, एक मतलब विजन क्रिएट करने की, ताकि हम इस दौड़ में पीछे ना रहें एंड हमारी जो डिपेंडेंसी है वो मतलब इंपोर्ट पे डिपेंड ना हो करके हमारा जो स्वदेशी जो हम बोलते हैं भाई ट्रू मेक इन इंडिया, वो इस पे डिपेंड करेगा कि हम इस जो पॉलिसी है पे कैसे आने वाले टाइम पे काम करेंगे। इस बात को आज अमेरिका भी समझ चुका है कि भाई जो मॉडर्न जो कोल्ड वॉर है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, रेयर अर्थ मेटल पर लड़ी जाएगी एंड उसके लिए जो अमेरिका है वो भाई में लीड नहीं कर सकता। इसके 2-3 कारण हैं भाई, क्योंकि एक तो जो रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो उनके रिजर्व हैं वो कम है यूएसए में। सेकेंडली उनके पास टेक्नोलॉजी तो भाई है, बट वहाँ के जो लॉबीज हैं एनवायरनमेंट, जहाँ पर वो मतलब एनवायरनमेंट की जो सोसाइटी है या एनजीओज हैं वो इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर लेती हैं, क्योंकि यूएसए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए के बिना ये मतलब जो एलिमेंट्स हैं इसको एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। सो इस समय पर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया को एक अलाइंस बनाने की ज़रूरत है, एक ऐसा स्ट्रेटजिक अलाइंस जिसमें इंडिया मुख्य तौर पर लीड के तौर पर काम कर सकता है इसको एक्सट्रैक्ट करने में, क्योंकि इंडिया के पास है सस्ती लेबर, टेक्नोलॉजी यूएसए के पास है। तो चारों लाइक माइंडेड कंट्री, चारों डेमोक्रेटिक कंट्री मिलकर इस दौड़ में चाइना को हरा सकते हैं एंड की मोनोपोली है उसको ब्रेक कर सकते हैं। सो अब बारी आती है भाई इंडिया को इस समय पर क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो भाई जैसे इसरो ने, डीआरडीओ ने डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर में पूरी दुनिया को कैसे मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वैसे ही कोई ऐसा स्पेशल डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है जो बनाने की जरूरत है इंडिया में, जो रेयर अर्थ एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करे एंड उसकी प्रोसेसिंग करे। उसको मतलब फिल्टर आउट कर लिया रेयर अर्थ एलिमेंट को, चाहे उसने नुकसान पहुंचाया एनवायरनमेंट को, बट हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि भाई हम हैं एक रिस्पॉन्सिबल नेशन। हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजी है लेकर आनी चाहिए, ताकि हम जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसको मिनिमम मतलब डिस्ट्रॉय करके हमारे इन्वायरमेंट को एक्सट्रैक्ट करें। नेक्स्ट, इंडिया को भाई स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने की जरूरत है। जैसे हमने पहले बात की, कहीं ना कहीं मतलब जो मोनोपोली है उसको ब्रेक करने में कारागार सिद्ध हो सकते हैं। अगर नेक्स्ट भाई जो इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। जैसे हमने देखा कोविड के टाइम में कैसे भाई क्रिटिकल टाइम में इंडिया वर्ल्ड की फार्मेसी सिद्ध हुआ, कैसे हमने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हम ड्रग्स को सप्लाई किया, उसने जो मेडिसिन को सप्लाई किया। उसी तरीके से हमारे जो अडानी, टाटा जो ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े रिलायंस ग्रुप हैं, को आगे आना चाहिए सरकार के साथ मिलकर के, मतलब इस टेक्नोलॉजी पर भी काम करना चाहिए जो दोनों देश के लिए, वर्ल्ड के लिए एंड जो इंडस्ट्रीज जो लोग हैं उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट जो क्रिटिकल फैक्टर रहने वाला है वो रहने वाला है भाई रिसाइकलिंग का एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, क्योंकि आज भी भाई हमारा जो देश है 1.5% ही खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जो कि काफ़ी मिनिमम है अगर हम बात करें मेजर इकोनॉमिक्स में। तो इस सेक्टर में भी हमें अच्छा करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी उस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि 1947 में इंडिया को जो पॉलिटिकल आज़ादी तो मिल गई, बट टेक्नोलॉजिकल जो आज़ादी है वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि हम आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको कैसे अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करते हुए ऐसी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हैं, उसमें उस दौड़ में कैसे हम लीड लेंगे, कैसे हम लाइक माइंडेड कंट्री के साथ इंटरेक्ट करेंगे